नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को हेल्थ केयर चैनल में स्वागत है। हमारा उद्देश्य है समाज को सोशली, मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी सोसाइटी क्रिएट करना है। और आप लोग ये वीडियो इंफॉर्मेशन रिसोर्स के लिए यूज़ कर सकते हो या एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। आज हम लोग डेंटल के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें जनरल टूथ के बारे में स्पेशली फोकस करने वाले हैं, जो टूथ का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का पैथोलॉजी और इसका ट्रीटमेंट मोडेलिटी के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं। दोस्तों, आज अब ये टूथ का बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो टीथ है, टीथ में जो ये अपर और लोअर टीथ दो टाइप के रहता है। अपर टीथ मैक्सिलरी बोन में रहता है और लोअर टीथ मैंडिबुलर बोन में रहता है। जो टीथ जो गड्ढा में रहता है उसको हम सॉकेट या एल्वियोलस कहते हैं, और इसको जो जॉइंट रहता है इस एरिया में टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं। इसमें मैंडिबुल का कोंडाइल और टेम्पोरल बोन का फोसा यहाँ जाके मिलता है, इसको हम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं। इसके बाद टूथ के मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जो टीथ है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये चार टाइप का टीथ रहते हैं। और जॉ के बारे में हम लोग बात करेंगे। जॉ में क्या होता है कि ये इंटीरियरली हम देखते हैं तो हार्ड पैलेट रहता है और सॉफ्ट पैलेट रहता है। और इसमें डेसिडियस टूथ और परमानेंट टूथ दोनों टाइप का टूथ भी रहता है। परमानेंट टूथ का मतलब क्या होता है कि जैसे जब डेसिडियस टूथ जाता है उसके बाद आने वाला परमानेंट टूथ रहता है। और डेसिडियस टूथ इज टेम्पररी टूथ। जो ये टेम्पररी टूथ रहता है उसको हम दूध का दांत भी कहते हैं। इसका संख्या जो है 20 रहता है और ये 6 मंथ्स में यूजुअली इरप्शन के लिए शुरू हो जाता है और विद इन 20 मोमेंट्स ये कंप्लीट हो जाता है। और परमानेंट टीथ जो है नंबर ऑफ टीथ 32 रहता है और इसका इरप्शन डेट 6 years ऑफ द ईयर्स एंड यूजुअली कंप्लीटेड बाय 21st years रहता है। और इसमें एक्चुअली मेन डिफरेंस क्या होता है कि प्रीमोलर टूथ में देखने को नहीं मिलता है, और ये विजडम टीथ, जो ये वाला विजडम टीथ ये भी नहीं मिलता है इन डेसिडियस टीथ। अब हम लोग टूथ का मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले बात करने से पहले थोड़ा सा नंबरिंग सिस्टम के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के मुताबिक जो अपर राइट जो है उसको फर्स्ट 1 मानते हैं और अपर लेफ्ट को 2, लोअर लेफ्ट को 3 और लोअर राइट को 4, माने कि 1 1 2 1 3 1 4 1, इसी हिसाब से हम लोग नंबरिंग करते हैं। और बच्चे में वो क्वाड्रेंट वाइज 4 क्वाड्रेंट लेते हैं और ABCDE ये हिसाब से हम लोग इसको नंबरिंग करते हैं। अब ये सेक्शन ऑफ द टूथ में जो पहले हम लोग मॉर्फोलॉजी जो बाहर से दिखता है वो वाला हम लोग पार्ट को बात करेंगे। इसमें क्राउन जो मसूड़ा से बाहर का भाग एक्सपोज रहता है ओरल कैविटी में, उसको हम क्राउन कहते हैं। और जो मसूड़ा के अंदर जो बोन में रहता है उस पार्ट को हम रूट कहते हैं। और दोनों चीज जो क्राउन और रूट दोनों जो जंक्शन में यहाँ मिलता है इसको सीज जंक्शन, इसको हम लोग नेक कहते हैं। ये हमारा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ये वाला रहता है। ब्लड सप्लाई के बारे में हम लोग देखें तो जो है ब्लड सप्लाई में जो आर्टरी जो है मैक्सिलरी आर्टरी रहता है और वेन वाला रहता है इंटरनल जुगुलर वेन, यहाँ से जो ब्रांच आता है वो वाला वेन रहता है। और नर्व सिस्टम के बारे में जो पीला वाला नर्व सिस्टम है ये ट्राइजेमिनल नर्व सिस्टम हिप नर्व सप्लाई करता है। मैक्सिमम इंटरकॉर्पोरेशन स्पेस जो पोजीशन हो रहता है उस टाइम में हम इस कॉल में ये चीज देख सकते हैं। देखिए इंसाइडर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर का ये मैक्सिमम इंटरकॉर्पोरेशन स्पेस है। अब हम लोग अपर मैक्सिलरी मोलर के बारे में देख सकते हैं। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या रहता है। इनामेल रहता है, डेंटिन, पॉल्प मतलब जो नॉब इंडिंग्स और आर्टरी, वेन और नॉब्स जो रहता है उसको हम लोग पॉल्प बोलते हैं। ये पॉल्प हॉर्न है, ये पॉल्प कैनल है, ये एपाइकल फोरामिन है
और यहाँ स्पेशली देखने वाला चीज क्या है कि ये ग्रे लाइन जो है ये वाला सीमेंटम है, ठीक है, ये हार्ड बोनी स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ से यहाँ जो फिर थोड़ा सा और फेंट ग्रे है यो, और यहाँ जो देख सकते हो नीला लाल वाला, ये पेरियोडोंटल लिगामेंट स्पेस है। और ये बोनी स्पॉन्जी बोनी स्पेस रहता है। बोन में हम लोग को देखना चाहिए कि जो मैक्सिलरी बोन जो है थोड़ा लूज और स्पॉन्जी इसका स्ट्रक्चर रहता है, और मैंडिबुलर जो है जो हार्ड एंड कॉम्पैक्ट रहता है। ये हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। अब हम लोग फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ये एंटीरियर टूथ जो है, जो 6 नंबर ऑफ 6 है, आप लोग बाइटिंग के लिए स्पेशली यूज कर सकते हो। एंड प्रीमोलर एंड मोलर जो पोस्टीरियर टीथ जो है वो आप लोग ग्राइंडिंग के लिए एंड च्यूइंग के लिए, विद ग्राइंडिंग पीसने के लिए आप लोग, क्योंकि ये मोटा रहता है तो ये पीसने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो। तो हम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में इसको पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या क्या हो रहता है इसके बारे में शॉर्टकट में बात करेंगे। जैसे आप देख रहे हो काला काला, ये फिशर कैरीज है। जब ये स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, वो जब एसिड प्रोड्यूस करता है तो यहाँ से अंदर चले जाता है। जो इनामेल देखिए यहाँ से जब जाता है, तो जब इनामेल में पहुंचता है तो ये इनामेल में पहुंचता है, उसके बाद डेंटिन में पहुंचता है। यहाँ तक जब पहुंचता है तो इसको हम लोग भर सकते हैं। रेस्टोरेशन कहते हैं, हम लोग भर सकते हैं। और ये इनामेल जो है ये सबसे टफेस्ट रहता है ये, और इसका काम जो इसका दांत का जो चमक है इसका ये चमक देता है, इसका फंक्शन। जब यहाँ से जब फिशरिंग कैरीज अंदर जाता है तो हम लोग वहाँ से भी नेग्लेक्ट करेंगे तो डेंटिन में जाता है। वो वहाँ से भी हम लोग जब नेग्लेक्ट करेंगे तब ये यहाँ से पल्प में जाता है। ये यहाँ से जब कैरी जाता है तो उसके बाद हम लोगों को दर्द और ज़्यादा महसूस होने लगता है। यहाँ जब होता है तो हमारा जैसे यहाँ जब इनामेल लेयर ये लॉस हो जाता है, तो ये हम लोग को सेंसिटिविटी, जो दांत का गर्म या ठंडा पानी लगना, यहाँ से हम लोगों का डेंटिन एक्सपोज हो जाता है। तो हम लोगों को यहाँ से डेंटिनल ट्यूबुल से हम लोगों का सेंसिटिविटी होने लगता है। और उसके बाद जब और अंदर जाता है तो यहाँ सेंसिटिविटी और बढ़ने लगता है, ठीक है। और उसके बाद जब पल्प में जाता है तो हम लोगों को इसमें इन्फ्लामेशन होने का चांस ज्यादा रहता है। मतलब ये जो ब्लड वेसल है इसमें सूजन हो जाता है, तो यहाँ से छटक वाला जो सिम्टम रहता है, हम लोग इसके शॉर्टकट में इसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे पल्प में क्या होता है कि आपको जैसे पल्पाइटिस मिलता है, जो इन्फ्लामेशन, जो पल्प के जो लाल घेरा जो है इसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम लोग पल्पाइटिस कहते हैं। ये पल्पाइटिस 2 टाइप के होता है, एक तो होता है रिवर्सिबल होता है, दूसरा होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या होता है कि एक्यूट टाइप का पेन होता है, मतलब हम पूरा जब खाना खाते हैं या ठंडा गर्म लगता है तो वो पेन हो जाता है, और वो पेन ज्यादा देर नहीं रुकता है, जब कुछ सेकंड के लिए रहता है उसमें, वो वाला शॉर्ट वाला, उसको एक्यूट पल्पाइटिस हम लोग कहते हैं। और हम लोगों को शार्प पेन रहता है और उसको हम लोग फीलिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट पल्प थेरापी कर सकते हैं, उसके बाद उसको हम लोग देख सकते हैं, तो फीलिंग कर सकते हैं। उसके बाद होता है इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, उसमें भी 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रोनिक। उसमें एक्यूट टाइप में क्या होता है, जैसे कोल्ड और हॉट जो खाते हैं तो वो खाने के बाद में भी पेन रहता है, और वो पेन बहुत ज्यादा रहता है, और उसको भी हम लोग डायरेक्ट टाइप का भी देख सकते हैं, और उसको हम लोग टेम्पोररी करके उसके बाद वो फिर पेन रहा तो हम आरसीटी कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो अगर पेन नहीं रहा तो भर सकते हैं। ये लाल वाला पल्पल डिजीज में, और दूसरे टाइप का होता है पल्पल डिजेनरेशन, उसका मतलब डिजेनरेट हो जाता है। उसमें फिर 1 नंबर का होता है कैल्सिफाइड टाइप का, और दूसरा और भी कारण हो सकता है, और तीसरा वाला होता है नेक्रोसिस वाला। नेक्रोसिस ये पल्पल टिश्यू जो होता है पूरा डैमेज हो जाता है, वो खत्म, पूरा नेक्रोज हो जाता है वो पूरा। अब ये जो पेरियोडोंटल स्पेस जो है इसमें भी कुछ फिर इन्फेक्शन हो जाता है। अब हम इन्फ्लामेशन नहीं, इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, पेरी रेडिकुलर डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें
भी हम लोग देख सकते हैं कि एक्यूट पेरी रेडिकुलर डिजीज भी रहता है, उसमें एक्यूट टाइप का भी होता है और क्रोनिक टाइप का रहता है। एक्यूट में एक्यूट एल्वियोलर एब्सेस रहता है, एक्यूट एल्वियोलर एब्सेस रहता है और एक्यूट एपाइकल पेरिडोंटाइटिस रहता है। इसमें स्पेशली क्या होता है, जैसे स्वेलिंग रहता है और पस फॉर्मेशन भी रहता है, और इसमें टेंडर ऑन परकशन, मतलब जब ठोकते हैं तो वो दर्द रहता है, और उसमें एकदम जो दर्द है बहुत तेज रहता है, जैसे आप जब चपाने के टाइम में भी वो आप लोग दर्द का महसूस कर सकते। इसके पैथोलॉजी में क्या होता है, जैसे ये जो पॉल्प एरिया है, यहाँ से वो पॉल्प कैनल से वो बाहर इस एरिया में जाके वो इस एरिया को इन्फेक्शन कर देता है, और जब ठोकते हैं तो यहाँ जो जो अंदर से जो जो मवाद है उसकी वजह से यहाँ आप लोग दर्द महसूस कर सकते हो। स्वेलिंग भी रहता है, स्वेलिंग ज़्यादा रहने से और पेशेंट बहुत पेन फील। क्रोनिक पेरीरेडिकुलर डिजीज में अक्सर क्रोनिक एल्वियोलर एब्सेस हम लोगों को देखने को मिलता है, उसमें स्वेलिंग भी रहता है और कभी साइनस भी हो जाता है, और मतलब फिर ये कभी अक्सर असिम्प्टोमेटिक टाइप को बन जाता है, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग टाइम होने से असिम्प्टोमेटिक टाइप का पेन फील कर सकते हो। और इसका और भी जैसे और भी होता है कि जैसे सीस्ट बनना, और इसमें कंडेंसाइटिंग ऑस्टाइटिस भी रहता है, एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन भी रहता है, जिसके कारण ये पेरीरेडिकुलर डिजीज भी हार्मफुल हो सकता है। दोस्तों, हम लोग अब लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी के बारे में बात करने वाले हैं। जब इनामल और डेंटिन इन्वॉल्व रहता है, चाहे कोई भी 1 से लेके 5 तक का कैरीज टाइप जो क्लासिफिकेशन है, उसमें हम लोग रेस्टोर कर सकते हैं, और अगर रिवर्सिबल पल्पाइटिस है तो भी उसमें रेस्टोरेशन कर सकते हैं। मगर इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है, पल्प एक्सपोजर बुरी तरीके से हो गया है, तो उसको हम लोग पल्पोटोमी कर सकते हैं या हम लोग आरसीटी करना ही पड़ेगा। और अगर पल्प डिजेनरेटिव है या पल्प नेक्रोसिस हो गया है तो पेशेंट को आरसीटी करना ही पड़ेगा। इसी तरीके से अगर पल्प के बदला ये बाहर के एरिया पेरीरेडिकुलर एरिया में अगर इन्फेक्शन है तो इसको हम लोगों को एक्यूट और क्रोनिक क्या है देखना पड़ेगा। अगर एक्यूट टाइप का है या एक्यूट एल्वियोलर एब्सेस या एक्यूट पेरीरेडिकुलर एब्सेस है तो उसको आरसीटी जरूर करना पड़ेगा। अगर क्रोनिक एल्वियोलर एब्सेस है और साइनस ट्रैक भी बन गया है या स्वेलिंग बहुत एग्रेसिव है तो उसको निकालना जरूरी है। और उसके बाद अगर उसमें सिस्ट बन गया है या ग्रानुलोमा बन गया है या रेडियोग्राफी वो कंडेंसिंग ऑस्टियोमाइलिटिस होने का चांसेस है, नेक्रोस्ट है, तो उसको जरूर निकालना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर ऐसा ही टाइप का वीडियो देखना चाहते हो हेल्थ अवेयरनेस के लिए, आप लोग हमारा हेल्थ केयर चैनल का लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और तो धन्यवाद।